नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवीएन सेवी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग एवीएम मॉड्यूल डी के क्विक रिवीजन पीडीएफ को डिस्कस करेंगे। यानी मॉड्यूल डी का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं आपको 30 से 40 मिनट में रिवाइज कराने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले यूनिट नंबर 26 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बताया जा रहा है कि डेफिनेशन कंप्लायंस एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है जो कि आइडेंटिफाई एसेस मॉनिटर करता है कंप्लायंस रिस्क को। कंप्लायंस रिस्क एक लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, फंक्शन क्या है कंप्लायंस का कि ये इंश्योर करता है स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जो कि बहुत सारे लेजिस्लेशन में लिखा गया है। लॉज क्या है दोस्तों? कंप्लायंस लॉज हैं, रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कवर करते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है? कंप्लायंस लॉ रूल्स हैं। फिर दोस्तों कुछ प्राइमरी लेजिस्लेशन रूल्स हैं। और दोस्तों पॉलिसी क्या है? प्रत्येक बैंक अपना का पॉलिसी होता है कंप्लायंस फंक्शन का अपने स्टेक होल्डर के लिए। रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर क्या है? कंप्लायंस ऑफिसर असिस्ट करता है टॉप मैनेजमेंट को कि वो कंप्लायंस रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। कंप्लायंस रिस्क किस कारण से होता है कि यदि आप लॉ को एडहेयर नहीं कर रहे हैं, रेगुलेशन को एडहेयर नहीं कर रहे हैं, नॉन कंप्लायंस के कारण से लीगल या रेगुलेटरी सैंक्शन हो जाएगा, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है कंप्लायंस फंक्शन का कि एथिकल बिहेवियर प्रमोट करता है, यूनिफॉर्मिटी प्रमोट करता है इन कंडक्ट अमॉन्ग स्टेक होल्डर। दोस्तों ये रिड्यूस करता है सिस्टमिक वनरेबिलिटी और मिनिमाइज करता है डेविएशन को। रिलेशनशिप विद अदर रिस्क क्या है? कंप्लायंस रिस्क क्लोजली रिलेटेड है रेगुलेटरी रिस्क से, ऑपरेशनल रिस्क से, लीगल रिस्क से, रेपुटेशन रिस्क से और एनिलेशन रिस्क से। रेगुलेटरी रिस्क क्या है दोस्तों? ये रेगुलेटरी रिस्क का मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि रेगुलेशन से यदि कंप्लायंस नहीं करेंगे तो उससे रेगुलेटरी रिस्क करते हैं। ये फाइनेंशियल हार्म हो सकता है कस्टमर के लिए, लीगल और रेपुटेशन हार्म हो सकता है बैंक के लिए। फिर दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है कि लॉस, मान लीजिए कि इंटरनल प्रोसेस फेल हो जाए, पीपल सिस्टम फेल हो जाए तो उस कारण से हो सकता है। चलिए देखिए, अब लीगल रिस्क क्या होता है? लीगल रिस्क फाइनेंशियल लॉस होता है जिस कारण से लीगल एक्शन लिया गया या सैंक्शन किया गया। रेपुटेशन रिस्क क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियल लॉस ऑफ रेपुटेशन और डैमेज टू द बैंक ब्रांड वैल्यू, उसे रेपुटेशन रिस्क कहते हैं। एनिलेशन रिस्क क्या होता है कि रिस्क ऑफ कंप्लायंस फेलियर और कोलैप्स ऑफ अ बैंक ड्यू टू सीवियरिटी फाइनेंशियल लॉस। तो ये जितने भी रिस्क है उसको मैंने एक टेबल फॉर्म में आपको दिखाया है। जैसे ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है दोस्तों? ये पहला टॉपिक में आपको रिस्क के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है कि जो लॉस होता है दोस्तों इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेस, पीपल सिस्टम और एक्सटर्नल इवेंट। एग्जाम्पल है सिस्टम फेलियर, ह्यूमन एरर, फ्रॉड, नेचुरल डिजास्टर। इंपॉर्टेंस क्या है? लॉस ऑफ रेवेन्यू, डैमेज टू रेपुटेशन रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, तो कंप्लायंस विद साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस। कंप्लायंस रिस्क क्या होता है? एक तरह का ऑपरेशनल रिस्क होता है जो राइज होता है जब आप लॉज या रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसका एग्जांपल है आपको बताऊँ, नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशन, लीगल एक्शन हो सकता है, लॉस ऑफ रेपुटेशन हो सकता है। तीसरा है हमारा लीगल रिस्क, एक तरह का लॉस होता है जो कि आप लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रेगुलेटरी फाइन्स होते हैं, लिटिगेशन होती हैं, इसका एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंस क्या है कि लीगल एक्शन हो सकता है, आपका रेपुटेशन लॉस हो सकता है। रेपुटेशनल रिस्क क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन में डैमेज होता है, ब्रांड मार्केट वैल्यू पे डैमेज होता है। नेगेटिव, इसका एग्जांपल है दोस्तों नेगेटिव पब्लिसिटी या लॉस ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ रेवेन्यू, डैमेज टू रेपुटेशन, तो ये सब इसके एग्जांपल है। एनिलेशन रिस्क क्या होता है कि आपका रेगुलेटरी एक्शन का रिस्क होता है जिसके कारण से बिजनेस क्लोज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों आप रेगुलेशन से कंप्लायंस नहीं करेंगे तो बिजनेस क्लोज हो जाएगा, रेपुटेशन का लॉस होगा। बिजनेस रिस्क क्या होता है कि नेगेटिव इंपैक्ट का रिस्क होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन पे या प्रॉफिटेबिलिटी पे, जैसे इकोनॉमिक डाउनटर्न, इंडस्ट्री चेंज, तो रेवेन्यू का लॉस होता है और फिर रेपुटेशन पे डैमेज होता है। स्ट्रेटजिक रिस्क क्या होता है कि एडवर्स बिजनेस डिसीजन का जो रिस्क होता है, इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन या लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडस्ट्री चेंज, ये हमारा स्ट्रेटजिक रिस्क होता है। दोस्तों इसके कारण क्या होता है कि पुअर मैनेजमेंट डिसीजन का कारण है, फिर या आप इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं इनोवेट करने में, आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है, डैमेज रेपुटेशन को भी डैमेज हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए इंस्पेक्शन, ऑडिट, फाइंडिंग टू प्रोवाइड फीडबैक टू कंप्लायंस डिपार्टमेंट, तो रेगुलर फीडबैक देना पड़ता है कंप्लायंस डिपार्टमेंट को जो इंस्पेक्शन दिया गया और ऑडिट फाइंडिंग दिया गया। दोस्तों सेकंड है रोबस्ट मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि इंश्योर कर सकें कि रेगुलेटरी गाइडलाइन जो है वेल डिसेमिनेटेड है और मॉनिटर्ड है कंप्लायंस के लिए। कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है वो एक तरह का रेफरेंस पॉइंट होता है सभी स्टाफ जो कि क्लैरिफिकेशन सीख करते हैं रेगुलेटरी गाइडलाइंस पे। कंप्लायंस रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाए और प्रोएक्टिवली असेस किया जाए सभी न्यू बिजनेस एक्टिविटी और प्रोडक्ट के लिए। उसमें फिर जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं वो पार्ट होते हैं न्यू प्रोडक्ट कमेटी के क्लियरेंस के लिए। जो नया प्रोडक्ट होता है दोस्तों उसे क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा कंप्लायंस रिस्क के लिए पहले 6 महीने के इंट्रोडक्शन में। बैंक डेवलप करेगी दोस्तों कंप्लायंस मैनुअल और उसे अवेलेबल करवाएगी स्टाफ को जो कि रिस्पेक्टिव फंक्शन से एसोसिएटेड है। जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो इंटरेक्ट करेगी लीगल, ऑपरेशन, रिस्क मैनेजमेंट, टैक्सेशन और ऑडिट डिपार्टमेंट से फ्रिक्वेंट इंटरवल पे। कंप्लायंस ऑफिसर जो होंगे उनके पास एसेस होगा सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन का और अथॉरिटी का ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकें और उसके रिपोर्ट फाइंडिंग को सीसीओ को दे सकें। जो सीसीओ होंगे वो पार्टिसिपेंट होंगे इनफॉर्मल डिस्कशन में आरबीआई के साथ और उन्हें इन्वाइट किया जाएगा इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी इन द बैंक।
दोस्तों लेसन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को अपने क्वेश्चन बैंक के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें क्वेश्चन आंसर लगभग दोस्तों इस जो हमारा मॉड्यूल 8 यूनिट 8 का क्वेश्चन है, सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी है, जैसे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन मिल गया। फिर दोस्तों देखिए यहाँ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद दोस्तों ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। तो मैंने डाल रखे हैं दोस्तों, लगभग आपको पर चैप्टर 100 से 150 क्वेश्चन मिलेगा। यानी आप CIB का यदि अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे क्वेश्चन बैंक का हेल्प ले सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। इसी तरह सभी यूनिट के क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, जिसमें लगभग आप देख सकते हैं एक चैप्टर के अंदर दोस्तों 100 से 150 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। सो दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर CIB। अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे CIB के लिए, सभी तरह के क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में, मॉड्यूल यूनिट 27 के बारे में। देखिए बताया जा रहा है जो कंप्लायंस फंक्शन है उसके अंदर सारे प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल, फेयर प्रैक्टिस कोड सब कवर होंगे। कंप्लायंस होगा, मॉनिटरेबल एक्शन प्लान होगा, ये बहुत ज़रूरी है। मंथली रिपोर्ट कंप्लायंस रिस्क का सबमिट किया जाएगा सीनियर मैनेजमेंट को या CEO को, और ब्रीफ रिपोर्ट प्लेस किया जाएगा बोर्ड ECB या बोर्ड कमेटी के क्वार्टरली। जो मटेरियल कंप्लायंस फेलियर है उसका रिपोर्ट किया जाएगा बोर्ड ECB या बोर्ड कमेटी को प्रॉम्प्टली। जो कंप्लायंस फंक्शन है वो सब्जेक्ट होगा एनुअल रिव्यू बाय इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म एंड कंप्लायंस रिस्क शुड बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी। ठीक है, सो नाउ लेट्स इज द नेक्स्ट पॉइंट। जो कंप्लायंस फंक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, डायरेक्टली रिपोर्ट होगा सीनियर मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। जो कंप्लायंस फंक्शन होगा दोस्तों वो उसमें आइडेंटिफाई करेगा, एसेस करेगा, मॉनिटर करेगा कंप्लायंस रिस्क के रिपोर्ट को। कंप्लायंस फंक्शन के पास एडुकेट रिसोर्स होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए और अथॉरिटी होना चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिवली कैरी करे। बैंक का जो इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम है उसको कवर करे। एडुकेसी और इफेक्टिवनेस ऑफ द कंप्लायंस फंक्शन। द कंप्लायंस फंक्शन प्रोवाइड करे गाइडेंस और एजुकेशन सीनियर मैनेजमेंट को और स्टाफ को कि कैसे कंप्लायंस लॉ होता है, रूल्स क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। बैंक जो बिजनेस कैरी कर रही है अलग जुरिडिक्शन में वो कंप्लाई करे एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन का और इंश्योर करे कि कंप्लाई फंक्शन कंसिस्टेंट हो लोकल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से। लोकल कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी किया जाएगा इंडिविजुअल के द्वारा, जिसके पास एप्रोप्रिएट नॉलेज होगा, एक्सपर्टाइज होगा और उसे हेड ऑफ कंप्लायंस देखेंगे। जो लॉज है, जो रूल्स है, जो स्टैंडर्ड्स है, जो बैंकिंग के लिए एप्लीकेबल है वो बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करता है, जैसे मार्केट कंडक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टैक्स सेटलमेंट, फेयर कस्टमर सेटलमेंट एंड सुटेबिलिटी ऑफ एडवाइस। अब देखिए कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग बेसिकली क्या है। कंप्लायंस फंक्शन मॉनिटर करेगा और टेस्ट करेगा कंप्लायंस को, रिपोर्ट करेगा रिजल्ट को मैनेजमेंट को, सीनियर मैनेजमेंट को, और कैसे तरीका देखेगा कैसे कंप्लायंस रिस्क मेजर किया जाए। जो कंप्लायंस स्टाफ होगा उसके पास डिस्क्रिप्शन होगा कि वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट को यूज़ कर सकता है यदि ज़रूरत हो तो, और उसे एम्पावर किया जाएगा कि वो कंप्लायंस रिव्यू कंडक्ट करे और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करे। जो कंप्लायंस फंक्शन है वो फ्री होगा रिपोर्ट करने में इरेगुलरिटीज़ अपने सीनियर मैनेजमेंट को, बोर्ड को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बिना किसी फेवियर या डिसफेवर का। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो एनुअल रिपोर्ट होता है कंप्लायंस फंक्शन का वो कंपाइल किया जाएगा और बोर्ड एनुअल कमेटी, बोर्ड या बोर्ड कमेटी के सामने प्लेस किया जाएगा और नॉन कंप्लायंस और करेक्टिव एक्शन जो है डिस्क्लोज किया जाएगा बैंक के एनुअल रिपोर्ट में। जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है एम्प्लॉय का वो प्रायोरिटाइज करेगा फेयर डीलिंग विद कस्टमर एंड कंप्लायंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। दोस्तों फिर बताया जा रहा है जो कंप्लायंस फंक्शन है उसके पास एक कंप्लायंस प्रोग्राम होगा जो कि आउटलाइन करेगा प्लान एक्टिविटी को और वो रिस्क बेस होगा। जो हेड ऑफ कंप्लायंस होंगे वो सारे कंप्लायंस प्रोग्राम को ओवरसी करेंगे एप्रोप्रिएट कवरेज के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए। बैंक एक एनुअल कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट कैरी करेगी। सो फ्रेंड्स उसके बाद बताया जा रहा है कि बैंक जो है कैरी करेगी एनुअल कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट। किस लिए कैरी करेगी दोस्तों? ताकि आइडेंटिफाई कर सके, मैनेज कर सके बहुत मेजर कंप्लायंस रिस्क को। एनुअल रिव्यू जो है कंप्लायंस फेलियर को कवर करेगा और गाइडलाइंस को कवर करेगा जो कि इंडिपेंडेंस होगा कंप्लायंस फंक्शन से, कंप्लायंस प्रोसीड्यूर से। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि बेसिक कंप्लायंस बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बैंक का बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कंप्लायंस का। तो रोबस्ट मैकेनिज्म है जो कि इंश्योर करता है रेगुलेटरी गाइडलाइंस को डिसेमिनेट किया जाए, मॉनिटर किया जाए। कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है एक रेफरेंस पॉइंट की तरह सर्व करती है। प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट बहुत जरूरी है। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है नया प्रोडक्ट कमेटी के पार्ट होंगे क्लियरेंस के लिए। जो नया प्रोडक्ट होगा उसे क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा कंप्लायंस रिस्क के लिए। बैंक कंप्लायंस मैनुअल डेवलप करेगी और उसे स्टाफ को अवेलेबल करवाएगी। कंप्लायंस डिपार्टमेंट इंटरेक्ट करेगा लीगल, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, टैक्सेशन या ऑडिट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से फ्रीक्वेंट इंटरवल पे। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं उनके पास एक्सेस होता है सारे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन का और अथॉरिटी होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सके किसी CCO को। CCO जो है पार्टिसिपेंट होते हैं इनफॉर्मल डिस्कशन में RBI के साथ और उन्हें इन्वाइट किया जाता है इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बैंक में। जो मंथली रिपोर्ट होता है कंप्लायंस रिस्क का उसको सबमिट किया जाएगा सीनियर मैनेजमेंट को या CEO को और एक ब्रीफ रिपोर्ट जो है प्लेस किया जाएगा बोर्ड ECB या बोर्ड कमेटी के क्वार्टरली। जो मटेरियल कंपोनेंट फेलियर है वो रिपोर्ट किया जाएगा बोर्ड ECB और बोर्ड कमेटी को प्रॉम्प्टली। दोस्तों कंप्लायंस फंक्शन को सब्जेक्ट होगा एनुअल रिव्यू से इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म और कंप्लायंस रिस्क को इंक्लूड किया जाएगा रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी में इंटरनल ऑडिट के। द कंप्लायंस फंक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट एंड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंप्लायंस फंक्शन आइडेंटिफाई करे, एसेस करे, मॉनिटर करे, रिपोर्ट करे कंप्लायंस रिस्क पे। कंप्लायंस फंक्शन का एडुकेट रिसोर्स होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, अथॉरिटी होना
होना चाहिए कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिवली कैरी आउट करें। बैंक का जो इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम होता है वो कवर करता है दोस्तों एडुकेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कंप्लायंस फंक्शन। तो अब जरा देखते हैं, कंप्लायंस फंक्शन प्रोवाइड करता है गाइडेंस एंड एजुकेशन टू सीनियर मैनेजमेंट स्टाफ ऑन कंप्लायंस लॉ। बैंक कैरी आउट करती है बिजनेस बहुत सारे जुरिडिक्शन में, जिसे कंप्लाई करे एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन से और इंश्योर करके कंप्लायंस फंक्शन कंसिस्टेंट हो लोकल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से। अब देखिए, लोकल कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी किया जाएगा इंडिविजुअल के द्वारा, इसको एप्रोप्रिएट नॉलेज होगा, एक्सपर्टाइज होगा। दोस्तों जो लॉ है, जो रूल्स है, जो स्टैंडर्ड्स है जो कि बैंक के लिए एप्लीकेबल होगा, वो कवर करेगा बहुत सारे एस्पेक्ट को, जैसे मार्केट कंडक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टैक्स सेटलमेंट, फेयर कस्टमर ट्रीटमेंट एंड सुटेबिलिटी ऑफ एडवाइस। दोस्तों फिर देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो बैंकिंग कॉम्प्लाइंस का जो स्कोप है वो बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करता है, जैसे मार्केट कंडक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, टैक्स सेटलमेंट कैसा है, फेयर कस्टमर ट्रीटमेंट कैसा है। दोस्तों बहुत सारे एक्ट से कंप्लाई करना, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सभी जरूरी है। दूसरे गाइडलाइन से कंप्लाई करना रेगुलेटरीज के द्वारा, जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, ये भी पार्ट है कंप्लायंस फंक्शन के स्कोप का। दोस्तों कंप्लायंस जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो कि बेस्ड होता है गाइडलाइन आरबीआई आईबीए इशू करती है, बीसीएसबीआई इशू करती है, फेडे इशू करती है, उसको भी अवॉइड करना है। कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि फ्रेम किया जाता है आईसीएआई के द्वारा, इसे भी अवॉइड करना है। लिस्टिंग एग्रीमेंट कंप्लायंस होता है सेबी के द्वारा, ये जरूरी है बैंकों के लिए जो अपने सिक्योरिटी को लिस्ट कराना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। इंटरनल कंप्लायंस, प्रोसेस कंप्लायंस एंड पॉलिसी कंप्लायंस, ये कोडिफाइड होते हैं बैंक के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, ये भी पार्ट होते हैं कंप्लायंस फंक्शन के स्कोप में। इंटरनल कंप्लायंस ये मैंने आपको बता दिया। दोस्तों कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है इंस्टीट्यूशन में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट बैंक के जैसे ही, वो प्रोवाइड करेंगे पीरियोडिक रिपोर्ट अपने बोर्ड को, ताकि कंप्लायंस फंक्शन और फेलियर पे कंप्लायंस स्टेटस रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे कंप्लायंस स्टेटस या सर्टिफिकेट बैंक के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को क्वार्टरली। ठीक है, तो ये हम बात करें दोस्तों कंप्लायंस डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन है, वो अपने सीसीओ को क्वार्टरली जो है कंप्लायंस फंक्शन के रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, ठीक है, पीरियोडिक रिपोर्ट को, और वो सबमिट करेंगे कंप्लायंस स्टेटस सर्टिफिकेट टू बैंक सीसीओ क्वार्टरली। जो चेयरमैन है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इंस्टीट्यूशन के, वो इंश्योर करे कि गाइडलाइन को इंप्लीमेंट किया जा रहा है और रिपोर्ट किया जा रहा है किसी फेलियर को बैंक के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को, करेक्टिव स्टेप लिया जाएगा रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन के द्वारा। दोस्तों सीसीओ का क्या रोल है, वो इंश्योर करता है कि कंप्लायंस फंक्शन में यूनिफॉर्मिटी हो, उसका 3 साल का टेनर होता है, उसको एसीबी या एमडी या सीईओ बनाते हैं। वो दोस्तों वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में एक्सप्लिसिट अप्रूवल मिलता है बोर्ड का, वो ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉलो करता है। वो सीनियर एग्जीक्यूटिव होगा रैंक का, जनरल मैनेजर या इक्विवेलेंट, उसका एज 55 साल से ज़्यादा नहीं होगा, उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कम से कम 15 साल का होगा बैंकिंग में, और उसका जो दोस्तों उसका गुड अंडरस्टैंडिंग होगा इंडस्ट्री और रिस्क मैनेजमेंट का। उसके पास क्षमता होगी कि वो इंडिपेंडेंटली जजमेंट को एक्सरसाइज कर सके और रेगुलेटर और सुपरवाइजर से इंटरेक्ट कर सके। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड करता है, एक वेल डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस होता है, रिकमेंडेशन होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, जो कि बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अपॉइंटमेंट होता है दोस्तों, बोर्ड फाइनल डिसीजन लेती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिपोर्टिंग क्या है, वो डायरेक्टली एमडी सीईओ को रिपोर्ट करेगा या बोर्ड कमेटी को एसीबी को रिपोर्ट करेगा। यदि एमडी सीईओ को रिपोर्ट करा तो सीसीओ जो है ऑडिट कमेटी से मीट करेगा बोर्ड का क्वार्टरली ऑन 1-to बेसिस। कोई रिपोर्टिंग रिलेटिव नहीं है, बिजनेस वर्टिकल या नो बिजनेस टारगेट। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है एसीबी या बोर्ड रिव्यू करेंगे। अथॉरिटी है कि वो कम्युनिकेट कर सकता है किसी भी स्टाफ मेंबर के साथ, और उसके पास सीसीओ का अथॉरिटी है कि वो कम्युनिकेट कर सकता है किसी भी स्टाफ मेंबर के साथ, उसके बाद सारे रिकॉर्ड हो सकता है फाइल्स का। वो बोर्ड को और सीनियर लेवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म रखेगा रेगुलेशन के बारे में, रूल्स के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में। वो एसेस करेगा कंप्लायंस रिस्क को और डेवलप करेगा रिस्क ओरिएंटेड एक्टिविटी प्लान फॉर कंप्लायंस असेसमेंट। जो भी मेजर चेंज है ऑब्जर्वेशन रिलेटेड कंप्लायंस रिस्क टू बोर्ड एसीबी एमडी उसे रिपोर्ट करेगा। फिर दोस्तों वो इंश्योर करेगा कि सुपरवाइजरी ऑब्जर्वेशन के साथ कंप्लायंस हो रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं डुअल हेडिंग की। डुअल हेडिंग मतलब क्या हुआ, सीसीओ जो है कॉन्फ्लिक्टिव रोल को कंबाइन नहीं कर सकता, लेकिन वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिव रोल को परफॉर्म कर सकता है, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर। वो दोस्तों एक ऐसा कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो केवल एडवाइजरी रोल प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों ये आपको शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, जितने भी आप बुक में पढ़ेंगे तो लगभग 10-50 पेज में ये चीज़ बताया हुआ है, उसको मैं शॉर्ट में आपको 1 पेज में समझा रहा हूँ। तो यदि आप इस तरह के PDF चाहते हैं दोस्तों, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, तो आपको मैं पेड प्रोग्राम प्रोवाइड करूँगा जिससे आप इन सभी को एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों सीसीओ का मैंडेट क्या है, जो वो डिज़ाइन करेगा, मेंटेन करेगा कंप्लायंस फ्रेमवर्क को, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, कम्युनिकेट करेगा एक्सपेक्टेशन को। बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट को ओवरसी करे कंप्लायंस फंक्शन का रिस्क का। एमडी सीईओ इंश्योर करता है कि इंडिपेंडेंस कंप्लायंस फंक्शन हो, एडहियर हो कंप्लायंस फंक्शन से। दोस्तों सीसीओ आरबीआई इंस्पेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आरबीएस एंड आईएसी अंडर एसएसएम आरबीआई कोऑर्डिनेट करता है एचओ डिपार्टमेंट के साथ, अरेंज करता है एग्जिट मीटिंग, सुपरवाइजरी मीटिंग विद आरबीआई टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन की बात करें तो रिपोर्टिंग टू बोर्ड कमेटी, सीसीओ को आरएआर आरएमपी और सुपरवाइजरी रेटिंग को रिपोर्ट करना है। वो एक्शन प्लान सबमिट करेगा आरएआर या आरएमपी कंप्लायंस का बोर्ड कमेटी को, जो रिपोर्ट करेगा कंप्लायंस स्टेटस, इमर्जिंग इशू है डोमेस्टिक ब्रांच तो टॉप मैनेजमेंट एंड एसीबी बोर्ड। इंश्योर करता है फॉर्मेशन एंड अपडेशन ऑफ कंप्लायंस रूल इन
इन कोऑर्डिनेशन विद द फंक्शनल डिपार्टमेंट। कंप्लायंस रूल जो है कवर करेगा KYC, AML, CFT गाइडलाइन, डिपॉजिट एंड सर्विसेज, एडवांस एंड फेमा रेगुलेशन। अब यूनिट 27 पे आते हैं। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये प्रोवाइड करता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्लेन डॉक्यूमेंट्स आइटम। ये करता है बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है। मार्केट डिसिप्लिन तभी काम करता है यदि मार्केट पार्टिसिपेंट के पास टाइमली और रिलेबल इन्फो है। इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है बेसल 2 का एक पिलर। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी टू डिस्क्लोजर, ये जरूरी है ताकि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को अपडेट कर सकें। जो लिस्टेड बैंक की ट्रांसपेरेंसी होती है दोस्तों, वो डिस्क्लोजर में क्रूशियल है। दोस्तों डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर बैंक स्पेल्ड आउट बाय वेरियस एक्ट एंड स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन। RBI का क्या रोल है? ये लिंक करता है इंटरनल ऑडिटिंग को ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट से। ये प्रोवाइड करता है एश्योरेंस टू द बोर्ड ऑन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। ये फोकस करता है रिस्क प्रोसेस के मैनेजमेंट को। दोस्तों अप्रोच क्या RBI अप्रोच है? RBI के रिक्वायरमेंट के अनुसार ये एग्जामिन करता है इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट को, इंश्योर करता है कि रिस्क को मिटिगेट करे। इंटरनल ऑडिटिंग गाइडलाइन और प्रिंसिपल होता है इंटरनल ऑडिट के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये ट्रांसग्रेशन ऑफ पावर को वेरीफाई करेगा, वनरेबिलिटी टू फ्रॉड को वेरीफाई करेगा। पॉलिसी है दोस्तों, बैंक के पास एक इंटरनल ऑडिट पॉलिसी होती है जो कि प्रमोट करता है इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शन। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि ओवरसाइट करता है परमानेंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है जो कि ऑडिट कमेटी और बोर्ड देखती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट होते हैं उसकी जिम्मेवारी होती है वो इंश्योर करता है कि स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस करे, एथिक्स के साथ कंप्लाई करे। इंटरनल ऑडिट फंक्शन इंडिपेंडेंट होगा और उसके पास सफिशिएंट अथॉरिटी होगा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी इंटरनल ऑडिट का होना बहुत जरूरी है फंक्शन की इफेक्टिवनेस के लिए। इंटरनल ऑडिट जो है इंटीग्रिटी के साथ काम करे। कंसिस्टेंट अप्रोच टू इंटरनल ऑडिट ये रिक्वायर है सभी बैंकों के लिए। एक बैंकिंग ग्रुप के अंदर बैंक डेवलप करेगा और मेंटेन करेगा एक क्वालिटी एश्योरेंस और इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। दोस्तों बोर्ड डेडिकेट करती है अपने पावर को इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए और कंट्रोल देती है किसी ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड यानी ACB को। जो ऑडिट कमेटी होती है उसको चेयर किया जाता है इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा, जो कि चेयर नहीं होता है बोर्ड का। उसके अंदर मेंबर होते हैं जो कि एक्सपीरियंस होते हैं ऑडिट प्रैक्टिस में। ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंटरनल ऑडिट पे पॉलिसी फ्रेमवर्क करेगा और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगा। सारे के सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी करेगा, फॉर्मुलेट करेगा, रिकमेंड करेगा अपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन एंड डिसमिसल ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो ऑडिट कमेटी होती है उसे की ऑडिट रिपोर्ट मिलता है, इंश्योर करता है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है कॉर्पोरेट ऑफिस में और जो ऑफिशियल ब्रांचेस में काम कर रहे हैं दूसरे रिलेटेड ऑफिसर हैं वो नेसेसरी स्टेप लें, करेक्टिव स्टेप लें टाइमली मैनर में, ताकि कंट्रोल वीकनेस को कंट्रोल कर सके, नॉन कंप्लायंस विद पॉलिसी को कंट्रोल कर सके। ऑडिट कमेटी रिव्यू करता है डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ओवरऑल रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ऑडिट कमेटी रिव्यू करता है या रिव्यू करता है दोस्तों या वैसे चीज़ को रिव्यू करवाता है जो उसकी इंटरनेशनल रिटर्न्स एज द बैंक शैल हैव टू मेन इन ऑर्गन्स विद द। दोस्तों बताया जा रहा है कि ऑडिट कमेटी जो है हेड ऑफ IIT के साथ मीट करता है, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करता है ताकि डिस्कस कर सके इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस कितना इफेक्टिवनेस है। ऑडिट कमेटी कम से कम एक क्वार्टर में एक बार तो जरूर मिलेगा और दूसरे टाइम मिल सकता है जैसे कि रिक्वायरमेंट हो। ऑडिट कमेटी का जो प्रोसीडिंग होगा वो रिपोर्ट किया जाएगा बोर्ड को चेयरपर्सन के द्वारा। ऑडिट कमेटी मीटिंग कॉल कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ताकि एक मैटर और कंसर्न को डिस्कस कर सके। जैसे फ्रॉड रिस्क कंट्रोल है वो एसेंशियल है लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, तो कंट्रोल होना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियल लॉस को प्रिवेंट कर सके। इंटरनल ऑडिट एसेस एडुकेसी ऑफ द एंटी फ्रॉड कंट्रोल, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट रिस्पॉन्सिबल है कि आप कंट्रोल को एसेस करें। फ्रॉड रिस्क जो है उसको ऑडिट प्लान में लाया जाए, यानी जो रिस्क ऑफ फ्रॉड है उसको ऑडिट डिजाइन में लाना जरूरी है। हेड इंटरनल ऑडिट पीरियडिकली एसेस करता है फ्रॉड रिस्क को, तो फ्रॉड रिस्क एक्सपोजर जो है पीरियडिकली एसेस करना चाहिए। इंटरनल ऑडिट के पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए फ्रॉड का, तो फ्रॉड जरूरी है नॉलेज ताकि आप रेड फ्लैग को आइडेंटिफाई कर सकें। इंटरनल ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट नहीं करे फ्रॉड को, यानी स्पेशल एक्सपर्टाइज रिक्वायरमेंट चाहिए तब आप फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ऑडिट असेसमेंट ऑडिट असाइनमेंट जो है रिस्क बेस्ड होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के साथ। और दोस्तों कंप्लायंस जो है मॉनिटर किया जाए, सस्टेन किया जाए। कंप्लायंस को मॉनिटर किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा बोर्ड या ICB को। हाई और मीडियम रिस्क एरिया को रिपोर्ट किया जाएगा बोर्ड को, तो पेंडिंग हाई एंड मिक्स मीडियम रिस्क रिपोर्टेड। जो HIA है वो डिस्कस करेगा अनएक्सेप्टेबल रिस्क विथ मैनेजमेंट। दोस्तों ऑडिट कमेटी इसको चेयर किया जाता है इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा। मेंबर होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं जिनका ऑडिट प्रैक्टिस में बहुत ही एक्सपर्टाइज रहता है। दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करना, पॉलिसी फ्रेम करना इंटरनल ऑडिट पे, रिकमेंड करना अपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन एंड डिसमिसल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। दो ये अप्रूव करती है ऑडिट स्कोप एंड फ्रीक्वेंसी, ये रिव्यू करती है डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरऑल रिस्क गवर्नेंस, ये रिसीव करती है की ऑडिट रिपोर्ट। HIA यानी हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट जजमेंट होता है, ये एसेस कर सकते हैं सारे रिकॉर्ड और फाइल को। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होता है, इनके पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, जैसे बैंकिंग, ऑपरेशन, अकाउंटिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों बोर्ड का कंसिडरेशन ये प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस फॉर इंटरनल ऑडिट स्टाफ। ये कंसीडर करता है स्टाफ को अलाउ किया जाए स्पेशलाइज नॉलेज के साथ ताकि वो इंटरनल ऑडिट में सर्व कर सके। HIA जो अपॉइंट किया जाता है मिनिमम 3 साल के लिए, ये ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करता है बोर्ड को या MD को या CEO को। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर कंप्लायंस, तो रिवाइज रिपोर्टिंग सिस्टम, यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग ऑफ कंप्लायंस स्टेटस, रिपोर्टिंग ऑफ ब्रीचेज। तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग होता है दोस्तों, ROZO को रिपोर्ट किया जाएगा, कंप्लायंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा, फंक्शनल डिपार्टमेंट एट CO टू रिपोर्ट नॉन कंप्लायंस ब्रीचेज। ऑडिट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देना है ब्रीचेज पे। दोस्तों डिस्क्लोजर ऑन कैपिटल एडिक्वेसी, बैंक का क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, कैपिटल एडिक्वेसी पे डिस्क्लोजर करेगी, डिस्क्लोजर जो बैलेंस शीट के थ्रू अचीव हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डिस्क्लोजर टू सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ऑफसाइड ऑडिट वर्टिकल शुड बी एस्टैब्लिश, ऑफसाइड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज नेसेसरी, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट शुड बी एस्टैब्लिश, IS ऑडिट शुड बी प्लेस विद IA डिपार्टमेंट, कंकरेंट ऑडिट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, कंकरेंट ऑडिट
responsible for satisfactory implementation. High risk area are not being identified. IA function not being utilized effectively. Review of risk rating framework is needed. HI may flag issue to ACB. Enhanced IT users can handle issue more effectively. IT should be brought in as in an instrument of audit. ठीक है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? कमर्शियल बैंक जो कंप्लाई करे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर द कंपनीज रूल 2006, और यूसीबी जो है फॉलो करती है ICA अनाउंसमेंट. CFS क्या होता है? CFS के अंदर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रिंसिपल अकाउंटिंग पॉलिसी और नोट्स टू अकाउंट होता है. फिर दोस्तों क्रेडिट एंट्री क्या होता है? क्रेडिट एंट्री जो कि 5 साल से आउटस्टैंडिंग है उसको सेग्रीगेट किया जाएगा सेपरेट ब्लॉक अकाउंट में. कैटेगरी वाइज अकाउंट बनाया जाएगा अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन का, उसे मेंटेन किया जाएगा ताकि नेटिंग को अवॉइड किया जा सके, इनेबल किया जा सके. अनरिकॉन्साइल्ड क्रेडिट एंट्री जो नॉस्टो अकाउंट में आउटस्टैंडिंग है 3 साल से ऊपर, उसे ब्लॉक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और उसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के रूप में शो किया जाएगा. 100% प्रोविजन किया जाएगा रिस्पेक्ट ऑफ और जितने भी अनरिकॉन्साइल्ड डेबिट एंट्री है. 25% से ज़्यादा नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से पहले से ज़्यादा नहीं ट्रांसफर किया जाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व में ताकि कैपिटल को ऑगमेंट कर सके. मतलब 25% ज़्यादा ही करेंगे. जो प्रायर अप्रूवल है RBI का रिक्वायर होता है इससे पहले कि आप एप्रोप्रिएशन करते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व से या किसी दूसरे रिजर्व से. डिस्क्लोजर किया जाएगा नोट्स टू अकाउंट में बैलेंस शीट में. शेयर प्रीमियम अकाउंट को यूज़ किया जा सकता है. आप इशू जो एक्सपेंसेस होते हैं शेयर का उसको मीट करने के लिए इस एक्सटेंट तक एक्सपेंस जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, ये सब चीज़ मैंने आपको वीडियो लेसन में एक चीज़ को समझाया. अभी मैं आपको शॉर्ट में रिकॉल करवा रहा हूँ. दोस्तों फ्रॉड का क्या प्रोविजन है? बैंक के पास बैंक ने रिपोर्टेड किया है फ्रॉड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, तो प्रोविजन कर सकता है उसके लिए 4 क्वार्टर ज़्यादा ना हो. दोस्तों अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS5 जो है बैंक डिस्क्लोज करता है नॉन प्रायर पीरियड टर्म का डिस्क्लोज करता है करंट ईयर के प्रॉफिट में. AS9 क्या होता है? बैंक डिस्क्लोज करता है सर्कमस्टांस जहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन किया गया है सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी के कारण. AS15 क्या होता है दोस्तों? AS15 बैंक फॉलो करती है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो कि AS15 की तरह डिस्क्राइब होता है. ठीक है. ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट. AS17 दोस्तों बैंक क्या करती है? शुड कंसिडर बिजनेस सेगमेंट एज प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट. AS18 में क्या होता है कि बैंक रिपोर्ट करेगी पार्टी रिलेशनशिप विद ट्रांजैक्शन. AS21 में बैंक अकाउंट करेगी टैक्सेस इन द इनकम. AS23 में बैंक रिकॉग्नाइज करेगी इन्वेस्टमेंट का क्या इफेक्ट है इन एसोसिएट और फाइनेंशियल पोजीशन. दोस्तों डिस्क्लोजर फॉर बैंक कंप्लाई करेगी डिस्क्लोजर नॉर्म से जो कि स्टिपुलेटेड है अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ACI. बैंक डिस्क्लोज करेगी फ्लोटिंग प्रोविजन इन द नोट्स टू अकाउंट. कोई भी ड्रॉडाउन रहेगा रिजर्व से उसे डिस्क्लोज किया जाएगा. बैंक डिस्क्लोज करेगी कस्टमर कंप्लेन एंड अवार्ड पास बाय बैंकिंग ओम्बड्समैन. जितने भी लेटर ऑफ कंफर्ट इशू किए गए हैं इंक्लूडिंग एसेस्ड फाइनेंस के इम्पैक्ट इसको डिस्क्लोज किया जाएगा. प्रोविजनल कवरेज डिस्क्लोज किया जाएगा नोट्स टू अकाउंट में. जो भी फ्री ब्रोकरेज अर्न किया गया इंश्योरेंस ब्रोकिंग में एजेंसी में बैंक इंश्योरेंस में उसको डिस्क्लोज किया जाएगा. कंसल्टेशन ऑफ डिपॉजिट एडवांस एंड NPS वुड बी डिस्क्लोज. प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक मस्ट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन ऑन रेम्यूनरेशन. अब देखिए लिस्टिंग सेबी के लिस्टिंग में क्या डिस्क्लोजर है? कंप्लायंस सीकिंग टू लिस्ट सिक्योरिटीज मस्ट बी एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू लिस्टिंग रेगुलेशन एज ऑफ 90 डेज फ्रॉम 2 सितंबर 2015. रेगुलेशन अप्लाई टू एंटिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक्स एंड विद स्पेसिफिक सिक्योरिटीज. एनुअल ऑडिट मस्ट बी कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड ऑडिटर. इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड मस्ट नॉट बी मिसलीडिंग एंड मस्ट बी एडिक्वेट एंड टाइमली. जो एंटिटीज है वो अवॉइड करेंगे एप्लीकेबल लॉज एंड गाइडलाइंस से जो कि बोर्ड या एक्सचेंज इशू करती है. दोस्तों एक ही पॉइंट बस समझ लीजिए, जो लिस्टेड एंटिटीज हैं वो सेपरेट डिस्क्लोजर करेंगे और एप्लीकेशन को फॉलो करेंगे लेटर और स्पीड में. पीरियडिकल फिलिंग रिपोर्ट्स स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्म्ड रिपोर्ट्स मस्ट कंटेन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. जो लिस्टेड एंटिटीज हैं वो प्रोवाइड करेंगे एडिक्वेट और टाइमली इन्फॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर को. वो प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट लोकेशन एंड एजेंडा ऑफ द जनरल मीटिंग. लिस्टेड एंटिटीज प्रायर इन्फॉर्मेशन देंगे स्टॉक एक्सचेंज को कि बोर्ड मीटिंग कब होने वाला है, जहाँ पे किस प्रपोजल को डिस्कस किया जाएगा, फाइनेंशियल रिजल्ट को, बायबैक प्रपोजल को. वो डिस्क्लोज करेंगे नोटिस कॉल लेटर रिजोल्यूशन सर्कुलर जो कि शेयर होल्डर को दिया जा रहा है. अमेंडमेंट जो होगा मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसेसन में लिस्टेड एंटिटी का उसे डिस्क्लोज किया जाएगा. लिस्टेड एंटिटीज प्रोवाइड करेंगे शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीट एंड प्रेजेंटेशन ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट. दोस्तों इन वो डिस्क्लोज करेंगे नोटिस कॉल लेटर रिजोल्यूशन सर्कुलर जो कि शेयर होल्डर को दिया जा रहा है. अमेंडमेंट जो होगा मेमोरेंडम उससे डिस्क्लोज किया जाएगा. देखिए इसी समय मैंने आपको बता दिया. अब यूनिट 28 को डिस्कस करते हैं. इसमें दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमेटी ये ओवरसी करते हैं कंप्लायंस पर्सन को. CCO हेड करता है इंडिपेंडेंट कंप्लायंस डिपार्टमेंट को. कंप्लायंस पर्सन एग्जिट होता है कॉर्पोरेट लेवल पे, फील्ड ऑफिस पे, रीजनल ऑफिस पे, जोनल ऑफिस पे, ब्रांचेज में. CCO डायरेक्टली मैनेज करता है कंप्लायंस पर्सन को हर एक लेवल पे. बोर्ड या IC भी रिव्यू करते हैं CCO के परफॉर्मेंस अप्रेजल को. कंप्लायंस आप देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं बोर्ड का और सीनियर मैनेजमेंट का. कंप्लायंस पॉलिसी जो है अप्रूव किया जाएगा बोर्ड के द्वारा. CCO जो है CCO रिपोर्ट करेगा बोर्ड को, ऑडिट कमेटी को या MD या CEO को. कंप्लायंस पर्सन बोर्ड का ऑडिट कमेटी MD या CEO ओवरसी करते हैं कंप्लायंस पर्सन को, रिजॉल्व करते हैं इशू को इफेक्टिवली और तुरंत फास्टली. कंप्लायंस पॉलिसी का रिव्यू बोर्ड रिव्यू करेगा कंप्लायंस पॉलिसी को फंक्शन को क्वार्टरली. एक एनुअल रिव्यू करेगा इंप्लीमेंटेशन का. दोस्तों रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रॉपर सिस्टम को डिवाइड करे ताकि इंश्योर करे कि कंप्लायंस जो एप्लीकेबल लॉ के साथ और कंफर्म करे डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. CCO का सिलेक्शन होता है डेफिनेट सिलेक्शन प्रोसेस होता है. बोर्ड जो है फाइनल डिसीजन लेती है अपॉइंटमेंट में. फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया देखा जाता है
किस तरह के इवेंट में डिस्क्लोजर चाहिए, जैसे मान लीजिए कि अवार्ड, बैकिंग इवेंट, रिसीविंग इवेंट, ठीक है, इस सब में आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जो है जिस दिन में चेंज हुआ उसके 2 दिन के अंदर आपको अपडेट करना है वेबसाइट पे। बिजनेस इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल ऑफ बिजनेस होगा। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होगा दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बोर्ड कमेटी क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। विजिलेंस मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें डिटेल होता है विजिल मैकेनिज्म का, विसल ब्लोअर पॉलिसी का। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग पेमेंट टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पॉलिसी ऑन डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। दोस्तों मेन पॉइंट बता देता हूँ, कंप्लायंस रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। कंप्लायंस डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन ऑन इशू, कंडक्ट एनुअल कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट, डेवलप रिस्क ओरिएंटेड एक्टिविटी प्लान एंड सबमिट टू ऑडिट कमिटी, प्रॉम्प्टली रिपोर्ट मेजर चेंजेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू बोर्ड ECB, इंश्योर कंप्लायंस विद सुपरवाइजरी ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्टर, आइडेंटिफाई एंड एसेस मेन कंप्लायंस रिस्क एटलीस्ट वंस अ ईयर। कम से कम साल में एक बार तो मेन कंप्लायंस रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए और एसेस कीजिए। कंप्लायंस डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया जाएगा सेंट्रल और कॉर्पोरेट ऑफिस पे। जो जनरल मैनेजर होंगे या इक्विवेलेंट होंगे उसे डिजिग्नेट किया जाएगा CCO के बाद। CCO की रिस्पांसिबिलिटी होगी वो कंप्लायंस रिस्क को आइडेंटिफाई करे, मैनेज करे और अपने स्टाफ को सुपरवाइज करे। कंप्लायंस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेगा बहुत सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट के साथ, ब्रांचेस के साथ। CCO के पास वेल इक्विप्ड स्टाफ, वेल क्वालिफाइड स्टाफ होंगे। कंसर्न जो है एक्सप्रेस किया जाएगा दूसरे रेगुलेटर को, वो RBI को नोटिफाई किया जाएगा CCO को। CCO के माध्यम से कंप्लायंस डिपार्टमेंट के फंक्शन क्या है कि वो आइडेंटिफाई करता है बिजनेस फंक्शन ऑफ द बैंक, और जो कि फॉल करता है हर एक स्टेटमेंट में, वो ऐसे वो कंप्लायंस रिस्क को एसेस करता है हर एक बिजनेस में। वो इंश्योर करता है प्रॉम्प्ट डिसेमिनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी गाइडलाइन, इंश्योर करता है फंक्शनल डिपार्टमेंट के पास पॉलिसी और कंप्लायंस पैरामीटर का। दोस्तों CCO का क्या रोल है, वो मेंबर होता है प्रोडक्ट ग्रुप कमेटी का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्लायंस को मैनेज करने के लिए, सुपरवाइज करता है कंप्लायंस फंक्शन ऑफ स्टाफ को। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लायंस चेकलिस्ट प्रोवाइड करता है इंस्पेक्टर को या कंकरेंट ऑडिटर को। दोस्तों वो रिव्यू करता है इंस्पेक्शन या ऑडिट को, ताकि ऑडिट फाइंडिंग रिलेटेड टू कंप्लायंस। दोस्तों आप देखते हैं कंप्लायंस डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। कंप्लायंस फंक्शन बहुत सारे लेवल पे होते हैं, कॉर्पोरेट फील्ड ऑफिस, रीजनल जनरल ऑफिस, ब्रांचेस। CCO हीड करता है इंडिपेंडेंट कंप्लायंस डिपार्टमेंट, उसका डायरेक्टली रिपोर्टिंग लाइन होती है MD CEO का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी जो बोर्ड होते हैं वो ओवरसी करते हैं कंप्लायंस फंक्शन को। कंप्लायंस पॉलिसी को अप्रूव किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, और CCO रिपोर्ट करेगा बोर्ड या ऑडिट कमेटी और द बैंक MD या CEO को। कोऑर्डिनेट करता है वो सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर SSM के साथ, RBI की टीम के साथ, ताकि वो रिस्क बेस्ड सुपरविजन करवा सके। RSS RBS दोस्तों वो गाइडेंस फॉर क्रॉस बॉर्डर बिजनेस, जो भी क्रॉस बॉर्डर बिजनेस होते हैं उसके गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि बैंक को, ताकि ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को इंश्योर कर सके कि लीगल और रेगुलेटरी गाइडेंस से कंप्लायंस हो। मंथली रिपोर्ट जो है MIS रिपोर्टिंग होता है दोस्तों, बोर्ड को EDs या CMD के द्वारा दिया जाता है कि इंपॉर्टेंट RBI या MOF कम्युनिकेशन विद द स्टेप टेकन बाय फंक्शनल डिपार्टमेंट ऑन दिस कम्युनिकेशन। क्वार्टरली रिपोर्ट दिया जाता है स्टेटस ऑफ द कंप्लायंस फंक्शन टू ECB, वो इसमें समराइज क्वार्टरली रिपोर्ट टू ECB ऑन द स्टेटस ऑफ कंप्लायंस। दोस्तों कंप्लायंस डिपार्टमेंट के पास एक ओवरसीज कंप्लायंस सेटअप होगा। ये सेटअप इंश्योर करेगा कि जितने भी ओवरसीज ब्रांच है वो अपडेटेड और रिव्यूड पॉलिसी को यूज कर रहे हैं। ये दोस्तों पीरियडिक सर्टिफिकेशन कंफर्मेशन देगा ओवरसीज इस्टेब्लिशमेंट से, ठीक है, और रिपोर्ट करेगा HO से। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या की फंक्शन है। ये इंश्योर करता है कि कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड इंटरनल गाइडलाइन, जो भी ब्रीचेज रहेगा, फेलियर रहेगा, उसे कंप्लेन करेगा कंप्लायंस डिपार्टमेंट को। ये डेजिग्नेट करता है एक सीनियर ऑफिसर को कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में, आइडेंटिफाई करता है और एसेस करता है कंप्लायंस रिस्क अपने फंक्शनल एरिया में, रिपोर्ट करता है कंप्लायंस फंक्शन को, कंप्लायंस डिपार्टमेंट को, मॉनिटर करता है कंप्लायंस को, रिपोर्ट करता है किसी भी ब्रीचेज को जो ये या जो नॉन कंप्लायंस ऑब्जर्व हुआ, इंश्योर करता है टाइमली सबमिशन ऑफ रेगुलेटरी रिटर्न, प्लेस करता है स्टिपुलेटेड एजेंडा बिफोर द बोर्ड, शेयर करता है व्यू सजेशन जो कि एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज से और नॉलेज से राइज हो रहा है। CCO का पार्टिसिपेशन कमेटी कैसे होता है, तो CCO जो है एक ऐसा कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता जो कि कन्फ्लिक्ट करेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है CCO, वो केवल उसका केवल एडवाइजरी रोल रहेगा यदि यहाँ पे ऐसा कोई मेंबर कमेटी का मेंबर है। CCO मेंबर हो सकता है, इन्वाइट हो सकता है ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड में। और दोस्तों वो CRM से यानी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी या कमेटी फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट CORM। दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डिसाइड कर सकते हैं कि CCO किसी अदर कमेटी में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। कंप्लायंस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो बिजनेस फंक्शन को आइडेंटिफाई करेगा बैंक का, जो कि हर एक स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी गाइडलाइन में फॉलो कर रहा है, वो एसेस करेगा कंप्लायंस रिस्क का लेवल क्या है हर एक बिजनेस लाइन में, प्रोडक्ट में, प्रोसेस में। वो फॉर्मुलेट करेगा रिस्क को मिटिगेट करने का प्रपोजल, इंश्योर करेगा प्रॉपर डिसेमिनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस, डेवलप करेगा स्ट्रेटजी और सिस्टम ताकि कम्युनिकेट कर सके और ट्रांसफर कर सके इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्लायंस मैटर, इंश्योर करेगा फंक्शनल डिपार्टमेंट के पास पॉलिसीज हो फंक्शन वाइज कंप्लायंस का, वो सर्कुलेट करेगा इंस्टेंसेस ऑफ कंप्लायंस ब्रीचेज टू रिलेवेंट डिपार्टमेंट, मॉनिटर करेगा सारे नए प्रोडक्ट को और प्रोसेस को 6 महीना तक अपने इंट्रोडक्शन से, इंश्योर करेगा क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड पार्टिसिपेशन। हम डिस्कस करें दोस्तों कि कंप्लायंस डिपार्टमेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कंप्लायंस स्ट्रक्चर अलग अलग लेवल पे क्या होता है। हेड ऑफिस क्या करता है, वो कंप्लायंस विद गाइडलाइन देखता है, डेजिग्नेटेड सीनियर ऑफिसर है CO, वो जो ब्रीचेज है उसे कंप्लायंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, मॉनिटर करता है कंप्लायंस और रिपोर्ट ब्रीचेज को रिपोर्ट करता है, अटेंड करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्कशॉप, ट्रैक करता है मॉनिटर करते हैं कंप्लायंस को। फंक्शनल डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है कंप्लायंस विद एरिया, अपडेट करता है, सर्कुलेट करता है रूल्स एंड लॉज,
दोस्तों ब्रांच लेवल पे ब्रांच मैनेजर होता है कंप्लायंस ऑफिसर, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कंप्लायंस रूल का। फिर दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड किया जाएगा। फील्ड ऑफिस डिजिग्नेट करते हैं सीईओ और रिपोर्ट करते हैं सीसीओ को। डिपार्टमेंटल हेड मैनेज करते हैं कंप्लायंस को, सीईओ रिपोर्ट करता है कंप्लायंस एंड ब्रीचेस। अब देखिए कंप्लायंस पर्सन आरओजेडो एफजीएम में क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लायंस विद रेगुलेशन एंड गाइडलाइन। रिपोर्ट क्वार्टरली करेगा कंप्लायंस डिपार्टमेंट को, रिपोर्ट करेगा ब्रीच और करेक्टिव एक्शन लेगा। स्ट्रक्चर सिमिलर होता है कॉर्पोरेट ऑफिस से। फिर दोस्तों ओवरसीज सेंटर पे क्या होता है कि इंडिपेंडेंट कंप्लायंस डिपार्टमेंट एट इस सेंटर, जिसको हेड किया जाता है लोकल कंप्लायंस ऑफिसर से। इंडिया बेस्ड ऑफिसर इन स्किल 3 और 4 टू रिपोर्ट। कंप्लायंस ऑफिसर में भी इसको लोकल स्टाफ मेंबर मैनेटेड बाय होस्ट रेगुलेटर। दोस्तों जो चीफ कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंप्लायंस गाइडलाइन को इंप्लीमेंट करे और कंप्लायंस पर्सन को ओवरसी करे। एचआर डिपार्टमेंट सफिशिएंट स्टाफ प्रोवाइड करेगा। लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रेजेंट करेगा रेगुलर ट्रेनिंग। मटेरियल कंप्लायंस फेलियर कंप्लायंस रेफर का दोस्तों भी बताया जा रहा है कि कंप्लायंस टेस्टिंग कैसे होता है। तो कंप्लायंस टेस्टिंग कंडक्ट किया जाता है कंप्लायंस डिपार्टमेंट के द्वारा, एसेस करता है रिस्क एंड ब्रीचेस ऑफ कंप्लायंस। अकाउंटेबिलिटी फॉर नॉन कंप्लायंस, तो क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसेस एस्टैब्लिश। कैटेगरी ऑफ नॉन कंप्लायंस इंक्लूड लॉज, रेगुलेशन, पॉलिसीज, प्रोसेसेस एम्स टू मिटिगेट हार्म्स एंड डिटर फ्यूचर। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो कंपोनेंट क्या है स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर सका, क्वालिफाइड पर्सनल, इफेक्टिव रिस्क आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस, क्लियर डेजिग्नेशन एंड सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन। इंटरनल कंट्रोल का क्या रोल है दोस्तों, ये क्रूशियल रोल है कंट्रोल कंप्लायंस रिस्क को कंट्रोल करने में। ये सेफगार्ड को इन्हांस करता है। इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, इंश्योर करता है इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी को। यहाँ पे दोस्तों सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड प्रोफेशनल रिसोर्सेज प्रेजेंट इन एवरी एरिया ऑफ ऑपरेशन। इफेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट प्रोग्राम, इसके पास ऑडिट एनुअल प्लान होगा और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके बाद दोस्तों एडहेरेंस टू एस्टैब्लिश अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसमें क्या बताया जा रहा है आपको कि इसमें रिकॉर्ड कीपिंग जो है रिफ्लेक्ट करेगा बैंक के एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन को और एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। फिर प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल एसेट, लिमिट एक्सेस टू ऑथराइज पर्सनल, डेवलप पर्सन ऑपरेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर फॉर कैश कंट्रोल, वेल ट्रेन बैंक स्टाफ, इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा ऑपरेशन का और सर्विस का अपने मेंबर को। कंप्लायंस जो है इन्हांस करेगा ब्रॉडर स्ट्रेटजी ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल कंडक्ट। और दोस्तों इसके पास पॉलिसी होगा रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस पे, इंटरनल ऑडिट पे। इंटरनल कंट्रोल जरूरी होता है सेफ और साउंड बैंकिंग के लिए, से ये हेल्प करता है सेफगार्ड रिसोर्सेज, प्रोडक्ट लेवल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ बैंक एक्टिविटीज़। ये वैलिड करता है एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंट्रोल सिस्टम से बैंक अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है, सरप्राइज को अवॉइड कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है मिस्टेक जो कि पर्सनल डिटेक्शन के कारण हो रहा है, केयरलेसनेस के कारण हो रहा है। ये कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाएगा और बैंक के स्टाफ के द्वारा समझ में आना चाहिए। कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है और मैनेजमेंट की कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है इंटरनल कंट्रोल का। ये प्रोवाइड करता है डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर कंट्रोल सिस्टम का। रिस्क असेसमेंट जरूरी है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें, एनालाइज कर सकें इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क। टेंट यूनिट को देखते हैं। कंप्लायंस का चैलेंज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेगुलेशन, जियोपॉलिटिकल ट्रेंड और नेशनलिज्म, डिवर्जेंस इन रेगुलेशन, प्रोटेक्शन एंड गवर्नेंस ऑफ डेटा, रिस्क रिलेटेड टू क्रेडिट साइकिल, ईजिंग ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल क्राइम। टेक ट्रांसफॉर्मिंग सॉल्यूशन क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड यूजर फ्रेंडली स्ट्रेटजी, अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल डिस्रप्शन एंड रिस्क, एडॉप्शन ऑफ स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस क्रेडिट साइकिल, कंप्लायंस ऑपरेशन एंड एजिलिटी, फाइनेंशियल क्राइम के लिए एथिकल बिजनेस एंड कस्टमर ट्रस्ट। अब देखिए इंस्टॉलर रिस्क क्या होता है, क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन, फिर पॉल्यूशन आ गया, एम्प्लॉय हेल्थ हो गया, ये सभी प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, सप्लाई चेन को मैनेजमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बेनिफिट लाती है, रिस्क ऑफ फाइनेंशियल क्राइम इसे हटाती है दोस्तों। फिर कंप्लायंस रिस्क को लीड के कारण हो सकता है लिगल या रेगुलेटरी सैंक्शन हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस, रेपुटेशन रिस्क हो सकता है। तो बहुत सारे कॉमन रिस्क है जो कि होता है दोस्तों, करप्शन, एम्प्लॉय बिहेवियर, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। तो उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि कंप्लायंस रिस्क का डेफिनेशन है, रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द लॉज रेगुलेशन। इसका सोर्स क्या होता है, इस एक्सटर्नल रेगुलेशन, इंटरनल पॉलिसी। मैनेजमेंट दोस्तों रिस्क बेस्ड कंप्लायंस प्रोग्राम, ड्यू डिलिजेंस, ऑपरेशनल रिस्क मैंने आपको पहले बताया। इनहेरेंट रिस्क देख लीजिए क्या होता है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है, रेसिडुअल रिस्क दैट कैन रिमेन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल। इनहेरेंट रिस्क दोस्तों रिस्क टाइप देखिए, मैनेजमेंट अप्रोच क्या है, की कंसिडरेशन क्या है। तो यदि क्रेडिट रिस्क है तो क्रेडिट रेटिंग सिस्टम और सेल्फ असेसमेंट सिस्टम होगा। की कंसिडरेशन दोस्तों क्वांटिफाई। दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क समझाए जा रहे हैं आपको, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशन रिस्क। इसके क्या क्या मैनेजमेंट अप्रोच है। जैसे क्रेडिट रिस्क है तो क्रेडिट रेटिंग सिस्टम और सेल्फ असेसमेंट सिस्टम होता है। मार्केट रिस्क के लिए स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होता है। लिक्विडिटी रिस्क के लिए प्रोडक्टिविटी एग्जामिनेशन होता है फंड सोर्स का और यूजेज का। ऑपरेशन रिस्क के लिए ऑपरेशन डिपार्टमेंट होते हैं ओवरऑल चार्ज में। सिस्टमिक रिस्क के लिए मैनेजमेंट रिस्क अप्रोच होता है। फिर की कंसिडरेशन देखिए नेक्स्ट कॉलम में बनाया गया है। सो एवरी एस्पेक्ट को आपको यहाँ पे टेबल फॉर्म में बताया गया है। सिस्टम रिस्क मैनेजमेंट में की पॉइंट क्या है, इंप्लीमेंट करते हैं यूनिफाइड बैंक वाइड मैनेजमेंट सिस्टम, इंस्टॉल करते हैं मल्टीपल टेलीकम्युनिकेशन लाइन फॉर ऑनलाइन ऑपरेशन। फिर दोस्तों जो बैकअप और कंप्यूटर सेंटर है उसे इस्टेब्लिश करते हैं। कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट दोस्तों एसेस करता है कंप्लायंस के लेवल को और रेगुलेटरी डायरेक्टिव को। ये कंसीडर करता है रेगुलेटरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट, कंप्लायंस टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेटरी गाइडलाइंस। कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल कंडक्ट करता है दोस्तों कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट हर एक साल में एक बार कम से कम।
ये डेवलप करता है रिस्क ओरिएंटेड एक्टिविटी प्लान फॉर कंप्लायंस असेसमेंट। ये एक्टिविटी प्लान को सबमिट करता है एसीबी को अप्रूवल के लिए। रिपोर्ट करता है मेजर चेंजेस ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू कंप्लायंस रिस्क प्रॉम्प्टली टू ए बोर्ड एसीबी एमडी सीईओ। ये पीरियडिकली रिपोर्ट करेगा कंप्लायंस फेलियर ब्रीचेस टू बोर्ड एसीबी एंड कंसर्न फंक्शनल हेड। दोस्तों इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एंड इफेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली कंप्लाई करते हैं सुपरवाइजरी ऑब्जर्वेशन और डायरेक्शन से। डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस और इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस फंक्शन। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि कंप्लायंस यूनिट जो होते हैं बैंक में वो वैलिडेट करते हैं कंप्लायंस रिस्क इन इज बिजनेस एट पीरियडिकल इंटरवल एंड पुट द रिजल्ट टू बोर्ड और मैनेजमेंट कमेटी। दोस्तों फिर एफिशिएंट और इफेक्टिव कंप्लायंस पॉलिसी के लिए क्या है, डॉक्यूमेंट होगा जो कि EMI रिस्क प्रोफाइल को बताएगा, आइडेंटिफाई करेगा हाई रिस्क सर्विसेज प्रोडक्ट एंड क्लाइंट को, आइडेंटिफाई करेगा न्यू रेगुलेशन एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस। दोस्तों रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और मॉनिटरिंग कंप्लायंस में क्या है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए कंप्लायंस फंक्शन का। उसके बाद दोस्तों जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो सारे चेंजेस को कंसीडर करे, जो ब्रीचेज है जो नॉन कंप्लायंस को रिपोर्ट किया जाए स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। ब्रीचेज कंप्लायंस जो है रिपोर्ट किया जा सकता है ब्रांचेज में ROZO के द्वारा, ऑडिट ऑफिस के द्वारा। जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है सेंट्रल ऑफिस में रिपोर्ट करे नॉन कंप्लायंस ब्रीचेज जो ऑब्जर्व किया गया उसे CCO को, ठीक है, जो कि कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है हेड ऑफिस में। सिमिलर रिपोर्टिंग सिस्टम फॉलो किया जाएगा रिपोर्टिंग ऑफ ब्रीचेज एंड नॉन कंप्लायंस फॉर ओवरसीज ब्रांचेज। ऑडिट डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा कंप्लायंस डिपार्टमेंट को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा, क्वार्टरली रिपोर्ट बाय ब्रांचेस टू RO विदिन 5 days ऑफ क्लोजर ऑफ क्वार्टर, क्वार्टरली रिपोर्ट टू ROZO टू कंप्लायंस डिपार्टमेंट विदिन 10 days ऑफ क्लोजर ऑफ क्वार्टर, क्वार्टरली रिपोर्टिंग बाय हेड ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट टू कंप्लायंस डिपार्टमेंट विदिन 10 days ऑफ क्लोजर ऑफ क्वार्टर, क्वार्टरली रिपोर्ट बाय ये तो मैंने बता दिया, मंथली रिपोर्टिंग विदिन 5 days ऑफ कंप्लीशन, इंटरनल डिपार्टमेंट HQ रिपोर्टिंग एज वेल एज ब्रीचेज ऑब्जर्व्ड। फिर दोस्तों कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है इंडिपेंडेंट कंप्लायंस टेस्टिंग कंडक्ट करेगा रैंडम बेसिस पे। फिर KYC AML नॉर्म्स कंप्लायंस एज ब्रांच लेवल शुड बी टेस्टेड। अब देखिए इंस्पेक्शन जो होता है इमीडिएटली से फोकस करता है, ऑडिट जो है इन्वेस्टिगेट करता है प्रॉब्लम का काउज क्या है, चेकर सॉफ्टवेयर दोस्तों स्टिमुलर इंप्रूव करता है आपके इंस्पेक्शन ऑडिट को, रिस्क बेस्ड इंटरनल कॉन्करेंट स्टैट्यूटरी टैक्स क्रेडिट फॉरेंसिक RBI इंस्पेक्शन, ये सभी ऑडिट के टाइप होते हैं दोस्तों, मैंने डिस्कस किया है। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट क्या होता है, कंडक्ट किया जाता है इंस्पेक्शन और ऑडिट डिपार्टमेंट के द्वारा, इसमें ब्रीचेज या नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट किया जाता है CCO को और रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को। ऑडिट रिपोर्ट को यूज़ किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट के रैंडम सैंपल टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस में। ऑडिट कमेटी प्रोवाइड करती है डायरेक्शन और ओवरसीज करती है ऑडिट फंक्शन को, एक क्वालिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट को मेंटेन करती है। दोस्तों फिर बताया जा रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी रिव्यू करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट को, ये सब पॉइंट बताया जा रहा है। अब देखिए लोन रिव्यू मैकेनिज्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट टूल है ताकि आप क्रेडिट रिस्क को कंट्रोल कर सकें लैंडिंग प्रोसेस में। इसके अंदर दोस्तों ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लोन पोर्टफोलियो, इंडिविजुअल लोन, रिपेमेंट रिस्क, सारी चीज़ इंक्लूडेड है। रिकमेंडेशन लोन रिव्यू रिकमेंड करता है प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीड्यूर ताकि आप एड्रेस कर सकें। लोन रिव्यू मैकेनिज्म इवैल्यूएट करता है रिस्क ग्रेड को और उसकी एक्यूरेसी इन बैंकिंग। दोस्तों फिर बताया जा रहा है लोन रिव्यू का चेकलिस्ट, ये प्रोवाइड करता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव डेटा ऑन लोन पोर्टफोलियो क्वालिटी, रिकमेंड करता है प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीड्यूर टू एड्रेस वीकनेस। इसके अंदर क्रेडिट इनिशिएशन, लोन स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन, लोन अप्रूवल प्रोसीड्यूर आता है। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट ऑडिट क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट क्रूशियल है बैंक के लिए। क्रेडिट ऑडिट चेक करता है कंप्लायंस विद द बैंक एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर बिफोर द आफ्टर लोन सैंक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो को बढ़ाना, सैंक्शन प्रोसेस को रिव्यू करना और इंश्योर करना कंप्लायंस को। जो क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर मल्टीपल फंक्शन होता है ताकि आप बैंक के ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकें। दोस्तों क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है, क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट प्रोसेस करना, एनालाइज करना, फाइंडिंग को और एडवाइस करना दोस्तों कंसर्न डिपार्टमेंट को, फॉलोअप करना कंसर्न अथॉरिटी के साथ। क्रेडिट ऑडिट का स्कोप क्या है, ये ब्रॉडन होता है अकाउंट लेवल टू ओवरऑल पोर्टफोलियो एंड क्रेडिट प्रोसेस। पोर्टफोलियो रिव्यू क्या होता है दोस्तों, ये एग्जामिन करता है क्रेडिट की क्वालिटी को और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, ये मेजर सजेस्ट करता है इंप्रूवमेंट के लिए, कंसंट्रेशन को रिड्यूस करता है कुछ सेक्टर में। लोन रिव्यू इसमें रिव्यू करता है सैंक्शन प्रोसेस को और पोस्ट सैंक्शन प्रोसेस को। ये फ्रेश प्रपोजल या प्रपोजल फॉर रिन्यूअल ऑफ लिमिट को कन्वर्ट कर देता है टू विथ लिमिट इक्वल टू अबव कट ऑफ, ठीक है। फिर दोस्तों क्रेडिट और ऑडिट लोन, क्रेडिट ऑडिट लोकेशन क्या होता है, ये कंडक्ट ऑन साइट एट ब्रांच, conducted on site at branch that appraise advance and where main operative credit limit are available, good compliance goes beyond meeting regulatory and legal requirement। इसका फोकस होता है ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट पे। कंप्लायंस प्रोग्राम दोस्तों इसके अंदर सारे ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी को अलाइन किया जाएगा, इफेक्टिव ओवरसाइट मैकेनिज्म को देखा जाएगा, इंटीग्रेटेड रिस्क और कंट्रोल एक्टिविटीज़ होंगे। अब देखिए GRC इन्फॉर्मेशन जो हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होते हैं और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, कैसे करते हैं हम, एलिमिनेट करते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को। इफेक्टिव GRC एक्टिविटी के कारण दोस्तों बेटर कैपिटल एलोकेशन होता है, इंप्रूव इफेक्टिवनेस होता है, आप एरिया ऑफ रिडेंडेंसी आइडेंटिफाई करते हैं। इफेक्टिव GRC एक्टिविटी प्रोटेक्ट करता है कंपनी के रेपुटेशन को, रिस्क को बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली मैनेज करता है, ठीक है। ये सब पॉइंट है दोस्तों। यूनिट 30 में कंप्लायंस का इंपॉर्टेंस बताया गया, कंप्लायंस कल्चर क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ कंप्लायंस क्या होता है, कंप्लायंस फंक्शन क्या है, कंप्लायंस का बेनिफिट क्या है, पुअर कंप्लायंस का साइन क्या है, कॉस्ट क्या है पुअर कंप्लायंस का और रिकमेंडेड एक्शन क्या है।
फिर दोस्तों एट्रीब्यूट क्या है दोस्तों, एट्रीब्यूट में देखिए टोन ऑफ द टॉप, मतलब ऑनेस्टी का वैल्यू, इंटीग्रिटी का वैल्यू जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा प्रमोट किया जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ द इंटरप्राइज, विजिबिलिटी एंड इनपुट फ्रॉम कंप्लायंस स्टाफ, पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द कंप्लायंस डिपार्टमेंट, कंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर, रिवार्ड अलाइंग विद रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, ये सभी को समझाया गया दोस्तों। एम्प्लॉय जो है बाइन करते हैं ट्रेनिंग और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से, तो कंप्लायंस जो है प्रिवेंटिव एक्टिविटी होगा, फॉरवर्ड लुकिंग होगा, रिवार्ड अलाइंग विद रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, एडुकेट इंसेंटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि अचीव कर सके डिजायर कंप्लायंस कल्चर को, लिविंग कंप्लायंस प्रोग्राम टेलर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंड रिस्क, ये सब पॉइंट है। फिर दोस्तों देखिए जीआरसी सॉल्यूशन ओवर भी बताया गया है, इंटीग्रेट्स गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस, यही है जीआरसी। ये स्टैंडर्डाइज करता है, मैनेज करता है स्ट्रेटजिक और ऑपरेशन रिस्क को, कंसोलिडेट करता है इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से। बेनिफिट क्या है दोस्तों, ये रिडंडेंसी को अवॉइड करता है और डुप्लीकेशन कॉस्ट को अवॉइड करता है। ये सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। विसल ब्लोअर पॉलिसी अलाउ करता है एम्प्लॉय को अनइथिकल, इमोरल या इलीगल एक्टिविटी को रिपोर्ट कर सके। क्या कवर होता है दोस्तों इसके अंदर, वो देखिए। विसल ब्लोअर पॉलिसी क्या है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ओम्बड्समैन सीवीओ स्टेटस शेयर करता है, फाइंडिंग शेयर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, और फाइनल रिपोर्ट जो है वो उसके अंदर सारे रिलेवेंट डिटेल होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। विसल ब्लोअर दोस्तों एचआर को, डिपार्टमेंटल हेड को, लीगल डिपार्टमेंट को, कंप्लायंस हेड को, सबको कंसल्ट करेगा। विसल ब्लोअर पॉलिसी भारत में कैसा है कि ये पब्लिक और पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है विसल ब्लोअर को अंडर विसल ब्लोअर एक्ट। दोस्तों विसल ब्लोअर पॉलिसी, इसके अंदर लिस्टेड कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं ये सब आते हैं। विसल ब्लोअर एक्ट 2011 का है, वो अभी तक फोर्स भी नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि मशीनरी लाया जाए ताकि कंप्लेंट पे ऐड कर सकें। पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मर रिजोल्यूशन आईडीपी, तो गवर्नमेंट नोटिफाई किया आईडीपी को कंप्लायंस विद द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। सीबीसी ऑथराइज है डेजिग्नेटेड एजेंसी के रूप में ताकि वो रिटर्न कंप्लेंट ले सके या डिस्क्लोजर ले सके कोई भी एलिगेशन जो कि करप्शन का है, ये मिसयूज ऑफ ऑफिस का है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीबीसी उसके लिए। दोस्तों जो प्रोटेक्शन क्या है विसल ब्लोअर को कि वो दोस्तों जो आइडेंटिटी है कंप्लेनेंट का उसे रिवील नहीं किया जाएगा। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसे रिक्वायर करना है कि सारे आइडेंटिटी को सीक्रेट रखे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ विसल ब्लोअर पॉलिसी, सुपरविजन कौन करता है, मॉनिटरिंग कौन करता है, प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर, क्या एक्शन लिया जाएगा रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट। फिर डायरेक्शन फॉर प्रोटेक्शन क्या है, एक्शन अगेंस्ट डिस्क्लोजर, यदि डिस्क्लोज हो जाएगा दोस्तों तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा। कंपोनेंट ऑफ विसल ब्लोअर पॉलिसी का रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, फिर सेफ गार्ड, विसल ब्लोअर से रिलेटेड पूरा पॉइंट है। सेफ गार्ड के लिए दोस्तों मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा एडुकेट सेफ गार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय और डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी। जो कम्युनिकेशन और रिव्यू है, जो एग्जिस्टेंस एक मैकेनिज्म है एग्जिस्ट करता है, उसे कम्युनिकेट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिव्यू पीरियडिकली बाय द ऑडिट कमेटी। डेफिनेशन ऑफ विसल ब्लोअर बताया गया है विसल ब्लोअर का। फिर दोस्तों कंप्लायंस फेलियर का रीज़न क्या होता है। ठीक है, अब यूनिट 31 में देखिए एनबीएफसी का होता है। एनबीएफसी दोस्तों सप्लीमेंट करते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन अक्रॉस द बैंक। इसके अंदर स्किल अप्रोच होता है दोस्तों, 4 लेयर होते हैं। फिर बेस लेयर होता है दोस्तों नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी 1000 करोड़, और दोस्तों एनबीएफसी टेकिंग सर्टेन एक्टिविटी। मिडिल लेयर दोस्तों डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होते हैं। अपर लेयर लार्ज एनबीएफसी होते हैं सिस्टमिक रिस्क कंट्रीब्यूशन का। टॉप लेयर को इम्पिटी माना जाता है। इंक्रीज के अंदर एनबीएफसी P2B आते हैं। रेगुलेटरी चेंजेस दोस्तों, नया रेगुलेशन एनबीएफसी का आया है सुपरविजन एक्टिविटी फ्रेमवर्क में। द ग्लाइड पाथ फॉर प्रोविजनिंग एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, डायरेक्टर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक में एनबीएफसी रिक्वायरमेंट। सीलिंग 1 करोड़ पर बारो रखा गया। फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन टू आईपीओ। दोस्तों इंटरनल असेसमेंट ऑफ कैपिटल नीड रिक्वायरमेंट होती है। पिलर 2 कैपिटल नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, फैक्टर्स इन क्रेडिट मार्केट ऑपरेशन एंड अदर रेजिडुअल रिस्क। आईसीएपी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कैपिटल को एडिक्वेट रखा ताकि सारे रिस्क को सपोर्ट कर सकें। प्रूडेंशियल गाइडलाइंस देखिए एनबीएफसी यूएल शुड मेंटेन कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल ऑफ 9% ऑफ आरडब्ल्यूए। फिर दोस्तों लिवरेज रिक्वायरमेंट को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। एनबीएफसी को 3 कैटेगरी में बेस ऑफ मिडिल और अपर लेयर में बहुत सारे प्रोविजनिंग रेट को अप्लाई किया जाता है अलग क्लास ऑफ स्टैंडर्ड एसेट में। स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एनबीएफसी इन मिडिल एंड अपर लेयर। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया एनबीएफसी कैटेगरी, ये देखिए एनबीएफसी P2P, एनबीएफसी ए, एनओएफएससी, एनबीएफसी विदाउट पब्लिक फंड, ये सब बेस लेयर में आते हैं। एनबीएफसी डी, सीआईसी, आईएफसी, आईएचएफसी मिडिल अपर लेयर में आते हैं। एसएसपीडी, एनआईडी, एनबीएफसी मिडिल लेयर में आते हैं। एनबीएफसी, आईसीसी, एनबीएफसी, एमएफआई, एनबीएफसी फैक्टर किसी भी लेयर में आ सकते हैं। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि क्या फ्रेमवर्क है कंप्लायंस फंक्शन का और सीसीओ का क्या रोल है एनबीएफसी यूएल और एनबीएफसी एमएल में। इसमें इंट्रोडक्शन देखिए, कंप्लायंस फंक्शन देखिए, एनबीएफसी के लिए क्या गाइडलाइंस है, कंप्लायंस रिस्क क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और बोर्ड की कमेटी क्या है, इसको देख लीजिए। फिर दोस्तों कंप्लायंस रिस्क क्या होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, फिर सीनियर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अब देखिए कंप्लायंस फ्रेमवर्क इन एनबीएफसी फंक्शन क्या है कंप्लायंस का, सीसीओ का क्या रोल है, कंप्लायंस पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी के अंदर कौन कौन से एरिया कवर होते हैं, एम्प्लॉय की अवेयरनेस क्या है, पॉलिसी रिव्यू कैसी होती है, ये सब देख लीजिए। एनुअल रिव्यू होती है दोस्तों, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होता है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब जरा देखते हैं कि कंप्लायंस फंक्शन और रोल ऑफ सीसीओ क्या है एनबीएफसी में। तो पहली बात समझिए कि कंप्लायंस फंक्शन जरूरी क्यों है, कंप्लायंस रिस्क क्या होता है, फिर इसी कंप्लायंस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डुअल हेडिंग क्या होता है,
ठीक है। स्टाफिंग एंड क्वालिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, उसके बाद इंटरनल ऑडिट एंड इंडिपेंडेंट रिव्यू क्या होता है, सुपरवाइजरी फोकस क्या है, कैसे सीसीओ को अपॉइंट किया जाए, इसका टेनर क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा सीसीओ का, मैंने पहले बताया। लास्ट यूनिट में फ्रॉड के बारे में बताया। देखिए फ्रॉड का डेफिनेशन क्या होता है, फॉर्म्स क्या होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881, कंपनीज एक्ट 2013, आईपीसी, आरबीआई का गाइडलाइन, नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज, इसे फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है। फिर देखिए ये है फॉर्जरी क्या होता है, फॉर्जरी का डेफिनेशन कहाँ है, आईपीसी 1860 क्या कहती है। ठीक है। काउंटर फिटिंग एंड अटेंडिंग, इसे फॉर्जरी माना जाता है। आप जो है कंसील कर रहे हैं प्रीवियस फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस होगी, ये फॉर्जरी होगा। बैंकिंग फ्रॉड का डेफिनेशन की पॉइंट क्या क्या है, साइबर फ्रॉड क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है, डीडीओएस अटैक क्या होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए बताया जा रहा है कि अटैक का टाइप जैसे सोशल इंजीनियरिंग, फिर MITM अटैक, मालवेयर एंड स्पाईवेयर, रैम स्क्रैपिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, शिफ्टिंग, सभी के स्निपिंग, सभी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है। स्पूफिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, स्पीयर फिशिंग क्या है, स्मिशिंग क्या है, फिशिंग क्या है, फार्मिंग क्या है दोस्तों, जीरो डे वनरेबिलिटी क्या है, जूस जैकिंग, एनी डेस्क, मोबाइल फोन सिक्योरिटी मेजर्स। सो एवरी आस्पेक्ट हैव बीन एक्सप्लेन इन शॉर्ट, ताकि आप क्विकली रिवाइज कर सकें। दैट इज वाई दिस PDF इज कॉल्ड क्विक रिवीजन PDF एंड दिस वीडियो इज कॉल्ड क्विक रिवीजन वीडियो बिकॉज यू आर एबल टू रिवाइज दिस थिंग इन अ shorter span of time, right? You are able to revise module D within a span of 45 to 50 minutes. ओके। फिर दोस्तों बात करते हैं सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री। इसका पर्पज़ है कि रिपोर्ट करें और ट्रांजैक्शन इंस्टेंट ऑफ फ्रॉड को मॉनिटर करें। FMR दोस्तों होता है फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न। रिपोर्टिंग जो होता है वो केसेस में होता है, कहाँ होता है, FR देख लीजिए। FIR क्या होता है दोस्तों, FIR फ्लैश रिपोर्ट होता है। मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है बैंक का। फिर दोस्तों रिपोर्टिंग टू बोर्ड, जितना भी रिपोर्ट फ्रॉड केस है 0.1 मिलियन का है, उसके ऊपर का बोर्ड को रिपोर्ट करेगी। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, पेनल्टी एक्शन, स्पेशल कमीशन, चेक का फ्रॉड क्या होगा, लोन का फ्रॉड कैसे होता है। तो देखिए रेड फ्लैग अकाउंट को अकाउंट होता है जहाँ पे सस्पिशियस होता है फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ का, बेस्ड ऑन अर्ली वार्निंग सिग्नल। अर्ली वार्निंग सिग्नल होता है लोन अकाउंट में, जो इंडिकेट करता है वीकनेसेस को। फिर दोस्तों जनरल लोन देखिए, अब स्टेटमेंट है क्या बैंक एक्शन लिखाई करेगी, इसको समझाया गया है। फिर दोस्तों यही चीज़ कंटिन्यू रखा गया है। और फिर दोस्तों क्या क्या पॉइंट कंसिडर करना है कि रिपोर्टिंग करना है CFMC RBI को, EWS को इंटीग्रेट करना है ट्रैकिंग को। व्हाट्सअप पॉइंट आप देख सकते हैं। विजिलेंस बैंकिंग में किस तरह का होता है, प्रिवेंटिव विजिलेंस होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रोसीड्यूर और सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट को रिस्ट्रेन कर सकें। एग्जांपल है रेगुलर इंस्पेक्शन, ऑडिट, जॉब रोटेशन, क्लोज स्क्रूटनी ऑफ स्टाफ। डिटेक्टिव विजिलेंस में क्या होता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को डिटेक्ट करते हैं, माल प्रैक्टिस को डिटेक्ट करते हैं, नेग्लिजेंस को डिटेक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है कंप्लायंट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। प्यूनिटिव विजिलेंस में क्या होता है कि आप इन्वेस्टिगेट करते हैं और एविडेंस कलेक्ट करते हैं और फिर स्विफ्ट और डिटरेंट एक्शन लेते हैं रियल कल्प्रिट के अगेंस्ट। इसका एग्जाम्पल है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, एविडेंस कलेक्शन। प्यूनिटिव विजिलेंस को देखिए डिटेल में बताया गया, रिड्यूस लैप्सेस, ये सब एग्जांपल है। और दोस्तों विजिलेंस केस कहाँ से अराइज हो सकता है, CBO का क्या रोल है, ये सब समझाया गया है दोस्तों। तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर का डिस्क्रिप्शन। यदि आपको इस तरह की PDF चाहिए, इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेसन पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। यदि आपको डेली क्विज देना है CIB एग्जाम के लिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको MCQ वाला PDF चाहिए जिसमें लगभग 100 से 150 MCQ हर एक चैप्टर की अवेलेबल है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।